आज बात करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशन के बारे में। तो हेयर ट्रांसप्लांट के कॉम्प्लिकेशन के टॉपिक को हम दो वीडियोस में डिवाइड करेंगे। आज के वीडियो में बात करते हैं माइनर एंड टेम्परेरी कॉम्प्लिकेशंस के बारे में और अगले वीडियो में हम बात करेंगे मिड टर्म और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। तो हाय, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र निकुंब। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। तो बिना टाइम गवाए आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होने के बाद कॉम्प्लिकेशन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो है ड्राइनेस और इचिंग का कॉम्प्लिकेशन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन है और इसी वजह से नॉर्मल सलाइन का जो स्प्रे आपको जो सर्जन सजेस्ट करते हैं वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आपका स्काल्प ड्राई होगा उतना ज़्यादा इचिंग का टेंडेंसी आपके स्काल्प पे बढ़ जाएगा। दूसरा जो माइनर या टेम्पररी कॉम्प्लिकेशन है वो है पेन। जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती है तो आपके डोनर एरिया में बहुत सारे पंचेस क्रिएट किए जाते हैं ग्राफ्ट्स निकालने के लिए, और उसी तरीके से आपके इम्प्लांटेड एरिया में बहुत ज़्यादा स्लिट्स क्रिएट किए जाते हैं ग्राफ्ट्स को इम्प्लांट करने के लिए। तो ऑब्वियसली आपके स्किन में थोड़ा सा डैमेज हुआ है और इसी वजह से ये पेन बहुत ज़्यादा कॉमन है। लेकिन सर्जरी के बाद सर्जन्स यूजुअली आपको एंटीबायोटिक, पेन किलर्स और स्वेलिंग रिडक्शन की मेडिसिन देते हैं। आपको वो रेगुलरली कंज्यूम करने हैं जितने टाइम तक आपके सर्जन ने आपको रेकमेंड किया है। तीसरा माइनर या टेम्पररी कॉम्प्लिकेशन है पफिनेस ऑफ फेस। आजकल ऐसे बहुत कम ही केसेस होते हैं जिनके हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद में फोरहेड पे, फिर आंखों पे, फिर गालों पे और फिर नीचे साइड में थोड़ा सा स्वेलिंग आता है। ये स्वेलिंग एक्चुअली एक कॉम्प्लिकेशन ना हो के एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है। जब हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी की जाती है तो आपके इम्प्लांटेड एरिया में थोड़ा सा ट्यूमिसेंस एनेस्थीसिया दिया जाता है, यानी एक ऐसा कॉकटेल बनाया जाता है जो आपके स्किन को थोड़ा सा फुला देता है। तो ये जो स्वेलिंग है एक्चुअली ग्रेविटी की वजह से, ये जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे नीचे आने की वजह से होती है, ना कि किसी इन्फेक्शन की वजह से। तो इसका सोल्यूशन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कई बार सर्जन्स आपको एक पट्टी यहाँ लगा देंगे, वो आपको 1 या 2 दिन के बाद निकालना है और उसके बाद भी आपको एक स्ट्रेट गेज़ मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सोते समय भी आपको मुँह के बल नहीं सोना है या फिर एक साइड में नहीं सोना है। आपको जो सोने का तरीका है वो 45 डिग्री इंक्लिनेशन रख के सोना है, ताकि ये जो सारा जो फ्लूइड है वो पीछे के साइड में चला जाए और आपके फेस पे ना आए। एक्चुअली ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये एम्बैरेसमेंट ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, कोई तो मेजर प्रॉब्लम हुआ है और इसी वजह से हेयर ट्रांसप्लांट के बाद ऐसा स्वेलिंग आया है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। ये बहुत ही नेचुरल और ग्रेविटी से रिलेटेड का प्रॉब्लम है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक अपील करना चाहता हूँ। ऐसे इंफॉर्मेशनल कंटेंट को जब आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस बनाने का। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चौथा कॉम्प्लिकेशन है हेवीनेस इन द हेड। बहुत सारे पंचेस डोनर एरिया में करने की वजह से और बहुत सारे स्लिट्स आपके इम्प्लांटेड एरिया में करने की वजह से स्किन में जो डैमेज होता है उसे हील करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और जो मल्टीपल पंक्चर्स आपके स्किन में हुए हैं उसकी वजह से थोड़ा सा हेवीनेस कुछ दिनों या फिर हफ्तों तक आपके सिर में रह सकता है। इसके अलावा एक और कॉम्प्लिकेशन जो काफ़ी सारे लोगों में होता है वो है फॉलिकुलाइटिस। अब फॉलिकुलाइटिस होने के दो रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस और दूसरा रीज़न है इन्फेक्शन। तो कई बार जब ये स्लिट्स इंप्रूव होती हैं या फिर डोनर एरियाज में हीलिंग का टेंडेंसी बढ़ता है तो नेचुरली थोड़ा बहुत फॉलिकुलाइटिस यानी वहाँ पे छोटी मोटी फूडियाँ होने के चांसेस हैं। ये बहुत ही ईजिली हैंडलेबल सिचुएशन है, जो आप सिर्फ क्रीम लगा के या फिर रेगुलर उसको क्लीन रख के मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट के बाद इम्प्लांटेड या फिर डोनर एरिया में फ्रीक्वेंटली हाथ लगाया है तो वहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अपने हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन या फिर क्लिनिक से तुरंत कांटेक्ट करके अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन पा सकते हैं। इसके बाद वाला जो प्रॉब्लम है वो है सेंसेशन का कम होना या फिर थोड़ा ज़्यादा सेंसेशन बढ़ना इन दोनों एरियाज में। जब भी कई सारे पंचेस या फिर स्लिट्स किए जाते हैं तो वहाँ पे जो माइक्रो नर्व्स हैं वो थोड़ी सी डैमेज हो जाती हैं। और इस डैमेज से मेरा मतलब है ये परमानेंटली डैमेज नहीं होती है,
ये कंप्लीटली रिकवरेबल प्रोसेस है, लेकिन इसमें कुछ हफ्ते या फिर कुछ महीने लग सकते हैं। यूजुअली 1 डेढ़ या फिर 2 महीने में ये सारे जो सेंसेशंस हैं ये नॉर्मलाइज़ हो जाते हैं। तो अगर आपके बारे में भी हाइपोएस्थेसिया या फिर हाइपर एस्थेसिया यानी सेंसेशन का कम होना या फिर थोड़ा सेंसेशन का ज़्यादा होना, ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अब आते हैं आखिरी माइनर या फिर टेम्परेरी कॉम्प्लिकेशन के बारे में, वो है सेबोरिक डर्मेटाइटिस या फिर डैंड्रफ। एक्चुअली ये जो प्रॉब्लम है ये आपकी अर्ली टेंडेंसीज़ की वजह से हो सकता है। अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरीज़ के पहले भी इन दोनों का प्रॉब्लम था, तो सर्जरी के बाद ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम बढ़ने के चांसेस होते हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको आपके स्काल्प को क्लीन बहुत अच्छी तरीके से रखना है और आपके सर्जन ने जो टाइम इंटरवल दिया है, उसके बाद में एक पर्टिकुलर शैम्पू आप स्टार्ट कर सके इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली है। इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जिनका हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है या फिर जो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।